कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले, बाद में टाइप वाइप देखेंगे कौन से टाइप होते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एक बॉल है, ठीक है, ये कुछ मोमेंटम है इसके पास P1 लिख लेता है, ठीक है। एक बॉल ये है, इसके पास कितना मोमेंटम है P2, ठीक है। और ये बॉल पीछे से जाके इसको आगे वाली बॉल को हिट कर रही है। हिट करने पे क्या होगा बताओ? तो नॉर्मल एक्शन लगेगी, छोड़ी नॉर्मल एक्शन लगेगी तो वो इसको क्या करेगी, फर्स्ट बॉल को स्लो कर देगी, है ना। और सेकंड बॉल की स्पीड को क्या करेगी वो, बढ़ा दी। तो क्या होगा, बीच में इंपल्स आएगा। किसका इंपल्स आएगा? नॉर्मल एक्शन। तो भाई ये बॉल जब हिट करेगी, इसका मोमेंटम P1 है और इस पे इंपल्स कितना आएगा, पीछे की तरफ इंपल्स आ जाएगा। हमने कितना आएगा उसको J लिख लेना, ठीक है। तो बताओ इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? अगर बोलो इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, P1 माइनस J। होगा नहीं होगा बताओ? अरे इंपल्स लग गया पीछे ना यार, तो इंपल्स क्या करेगा, मोमेंटम को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड बॉल के बारे में क्या कहते हो? सेकंड बॉल के बारे में P1 प्लस J हो जाएगा, P2 प्लस J। हाँ, उसको मोमेंटम आगे हिट मारेगा ना। तो सेकंड बॉल पे क्या है, मोमेंटम आगे की तरफ था ऑलरेडी, एक इंपल्स और आगे J, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा। तो P2 डैश इसको तो कितना हो जाता है यार, P2 प्लस J। देखिए भाई उधर आ जाओ, ठीक है। रिफ्लेक्शन पड़ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, स्टैंड है, रिकवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो P2 प्लस J हो गया। अब एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड दोनों को ऐड करिए। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। यार देखो सारे बच्चे दोबारा सुन ले, कुछ बच्चों ने भी ज्वाइन किया ले, है ना। मैं बात कर रहा हूं कोलिजन एंड मोमेंटम की, ठीक है। हो क्या रहा है कि बॉल ऐसे भागती हुई आ रही है, इसका मोमेंटम P1 है, इस बॉल का मोमेंटम P2 है, और ये बॉल आके इसको पीछे से हिट कर रही है। हिट करेगी तो इस पे क्या होगा, तो इस पे नॉर्मल एक्शन आएगी पीछे की तरफ, है ना। और इस पे नॉर्मल एक्शन किधर आएगी, इस पे नॉर्मल एक्शन आगे की तरफ आएगी। कुछ कांटेक्ट ड्यूरेशन भी रही होगी। जब कोलिजन होता है तो माइक्रो सेकंड्स मिली सेकंड्स का कांटेक्ट भी तो रहता है। अगर मैं इसको n को डेल्टा t से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा बताओ? क्यों भाई, अरे इसी को तो पास बोलते हैं ना यार। नहीं, जो नॉर्मल एक्शन है अगर वो डेल्टा टाइम के लिए लगेगी तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसको तो इम्पल्स बोलते हैं, फोर्स इनटू टाइम। और इसी को मैं j लिख रहा हूं, किसको, इसी को मैं j लिख रहा हूं, किसको, n डेल्टा t को। समझ आपको? तो मैं ये बता रहा हूं, जब इस बॉल पे इंपल्स पीछे लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, सबको समझ रहा है नॉर्मल एक्शन का है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो इंपल्स का होगा, पीछे होगा, इसका मोमेंटम कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? तो वही मैंने लिखा है कि जो इसका फाइनल मोमेंटम आएगा कितना है, वो P1 डैश, वो कितना होगा, इनिशियल माइनस इंपल्स। समझ आ गई बात आपको? सेकंड बॉल में क्या हो रहा है, इसका मोमेंटम ऑलरेडी आगे की तरफ था, जो पीछे से इंपल्स है वो भी आगे की तरफ है, इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, ठीक। व्हाट इज P2 डैश? फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। व्हाट इज P2 इनिशियल मोमेंटम? तो आपको समझ आ रहा है? ठीक है, मैंने बोला कि इन दोनों इक्वेशन थोड़ा आगे ऐड करो। ऐड करने क्या आएगा, ये आएगा P1 डैश प्लस P2 डैश इज इक्वल टू क्या, P1 प्लस P2। इससे क्या प्रूफ हो रहा हूँ मैं, इस बात को डायरेक्टली भी बोल सकता था कि भाई इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। नॉर्मल एक्शन कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है।
और क्या इंटरनल फोर्स कभी मोमेंटम को चेंज करता है? तो इस बात को डायरेक्टली लिख सकते थे या फिर ऐसे भी समझ लो। तो कोलिजन में क्या हुआ बताओ, क्या क्या बातें समझ के? कोलिजन में मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? लिख लो इस लाइन को। अभी आप बहुत सारे टाइप्स के कोलिजन पढ़ोगे, 3-4 तरह के, ऑब्लिक, हेड ऑन, इलास्टिक, लेकिन ये कहानी जो होती है मोमेंटम की, इस सब में वैलिड है इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। रीजन समझ गए ना? क्योंकि जितना इंपल्स इस पे आएगा उतना इंपल्स किस पे आएगा? आगे वाले पे आएगा। तो वो इंपल्स कैसा हो गया? वो इंटरनल हो गया यार। जो इंपल्स आएगा एक के मोमेंटम को क्या करेगा? इसको बढ़ाएगा, इसको क्या करेगा? कम करेगा। लेकिन सिस्टम में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जब भी कोलिजन होता है तो पार्टिकल्स का अलग अलग मोमेंटम चेंज हो जाएगा। भाई ऑब्वियसली बात, लड़ेंगे तो एक दूसरे पे इंपल्स मारेंगे तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। लेकिन अगर आप उनका ओवरऑल मोमेंटम देखोगे तो वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लिख लो, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व इन क्या? कोलिजन। कोई भी टाइप हो, टाइप की उन्होंने बात ही नहीं की है, ठीक है? नोट करिए इस लाइन को। लेकिन अलग अलग पार्टिकल के मोमेंटम क्या होंगे? वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है? भाई वेलोसिटी बदल गई ना दोनों की, पहले की अलग हो गई, दूसरे की अलग हो गई। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहा सिर्फ, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन अलग अलग कंजर्व नहीं है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है इसके बाद टाइप्स ऑफ कोलिजन, है ना? अब लिखिए आप टाइप्स ऑफ कोलिजन। सबसे पहले लिखा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी की बेसिस पे मोमेंटम होता है वो कितनी तरह का होता है, पहले समझते हैं। तो शायद कहीं कहीं आपने वर्ड देखा होगा इलास्टिक कोलिजन। शायद आपने कहीं काइनेमेटिक्स में या लॉज ऑफ मोशन में या मोमेंटम में कहीं ना कहीं आपको वर्ड मिला होगा इलास्टिक कोलिजन, ठीक है? इलास्टिक कोलिजन का क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता है। आइडियल व्यू, तो बॉडीज कोलाइड करेंगी, जितनी एनर्जी सिस्टम की कोलिजन के पहले रहेगी एग्जैक्टली उतनी एनर्जी सिस्टम की कोलिजन के, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं, पता है? जब भी बॉडीज कोलाइड करती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हीट डेवलप हो जाती है, पता है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हीट डेवलप होगी तो क्या होगा बताओ? एनर्जी लॉस हो गया। जब बॉडीज लड़ती है तो उसमें साउंड भी तो प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक तरह का क्या है? एनर्जी लॉस है, ठीक है? लेकिन अभी वो बिल्कुल आइडियल बातें कर रहे हैं कि कोई साउंड में एनर्जी नहीं गई, कोई हीट में एनर्जी नहीं गई, ठीक है? तो कोलिजन कैसा हो गया? बिल्कुल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो नोट कर लिए, इन इलास्टिक कोलिजन एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, या कह सकते हैं देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। और बहुत ही आइडियल बात चल रही है ना? प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन एक क्वेश्चन में लिखा हुआ इलास्टिक कोलिजन तो आप मान लेंगे कि भाई यहाँ कोई एनर्जी लॉस नहीं है, ठीक है? एनर्जी इज कंजर्व्ड इन शॉर्ट, ठीक है? उसके बाद आता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन there is some loss of energy, there is some loss of energy. In fact all collisions are practically inelastic in nature, है ना? There is some loss of energy. Loss of energy mostly कहाँ जाता है पता है? हीट की फॉर्म, mostly it goes to form of heat, ठीक है? मैं एक और लिख रहा हूं, इसी का एक टाइप होता है, किसका? इलास्टिक का टाइप होता है, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अभी आप बहुत नहीं समझ पाओगे, लेकिन अभी आप 15 मिनट्स के बाद आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो बस यहाँ पे आप ये लिखिए, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी। डिफरेंस मत पूछना भी, मैंने सिर्फ आपको इतना बोला है कि ये जो होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये एक तरह का क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन ही होता है, लेकिन यहाँ पे लॉस क्या होता है? मैक्सिमम। कैसे होता है, क्या होता है, भी आपको बाद में समझाएगा।
मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। बेटा इकोनॉमिक्स में पढ़ा है? कोई बच्चा भी कह रही सर इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। हाँ कुछ उसमें इलास्टिक करके कुछ होता है, प्राइस का राइज वगैरह होता है, कुछ उसके बारे में होता है क्या? होता है, मतलब ये टर्म उसमें भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी शायद ये टर्म आता है, इलास्टिक और इलास्टिक, बट वो अलग सेंस में यूज होता होगा ये, है ना, डिमांड एंड सप्लाई में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोलिजन, ये डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम लिख लो, देखो ठीक है। हेड ऑन आपको नेम से शायद क्लियर हो रहा हो थोड़ा, क्यों मैं बोलूँ हेड ऑन कोलिजन होता है कि ऑब्लिक, कुछ समझ सकते हो हेड ऑन ऑब्लिक? हेड ऑन मतलब ये डायरेक्टली, ऑब्लिक मतलब कैरम खेलते हो ना, स्नूकर खेलते हो ना, साइड से मारते हो, है ना। तो हेड ऑन में क्या होता है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, और ये इनकी क्या होगी, दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, समझे, दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ऐसे भागती हुई बॉल आई, ये ऐसे भागती हुई जा रही थी, इसको बिल्कुल यहां पे हिट किया, और ऐसे इस पे क्या लगेगी बताओ, नॉर्मल एक्शन, इस पे क्या लगेगी, नॉर्मल एक्शन पीछे, इसको होता है हेड ऑन। तो हेड ऑन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल दोनों बॉल्स दे आर अलोंग सेम लाइन, मतलब सीधे सीधे चलती है, बिल्कुल सीधे वर्ड में बोले तो बॉल्स आके लड़ेगी और वो सीधे सीधे उनकी मोशन होगी, समझे। ऐसा लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज एंड फाइनल वेलोसिटीज आर सेम। इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की एंड फाइनल वेलोसिटीज आर सेम। सर बट इसकी अगर कोलिजन के बाद जो पीछे वाली बॉल है उसके पीछे नहीं हो जाएगी वेलोसिटी, मतलब इसी लाइन पे होगी, अलोंग दिस सेम लाइन कर सकते हो, सेम वर्ड हटा दो, अलोंग दिस सेम लाइन कर सकते हो। अरे बहुत सीधी बात है, लड़ने के बाद और लड़ने के बाद उनकी वेलोसिटी होगी ना, वो किस पे होगी, एक ही लाइन पे रहेंगी, सीधे पे चलेगी। हो सकता है पीछे चला जाए, मे बी ये लड़ने के बाद क्या होता है, पीछे चला जाए, बट मोशन कहाँ होती रहेगी, अलोंग सेम लाइन। ऐसा कब होता है, नॉर्मली उनका सेंटर पे जाके सेंटर टू सेंटर हिट करता है। अच्छा, बॉल बाउंस करती है, अपने प्लेस पे आ जाती है, अभी डिस्कस करते हैं, अभी आते हैं उस पॉइंट पे। अच्छा, ऑब्लिक में क्या होता है, कैरम खेलते हो क्या आप लोग, जो कैरम खेलता होगा उसको पता होगा कि आपको कभी कभी साइड में हिट करना पड़ता है ना, ये ऐसे जा रहा है, और जिसको हिट मारेगा तो कहाँ पे हिट करेगा बताइए, जब ये बॉल यहाँ पहुंचेगी तो उसको इधर हिट मारेगी ना, ये इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और ये हिट करके कहाँ चली जाएगी, ये कैसा कोलिजन हो गया, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन कब होता है, जब बॉल भागती जा रही है और थोड़ा कोने से साइड से टक्कर मारेगी तो कोलिजन कैसा होगा, ऑब्लिक। और इनिशियल और फाइनल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, बस ये हमारा ऑब्लिक था, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर। तुम्हारा कितने टाइप के कोलिजन हो गए, 3 तो वो हो गए यार, कौन से एनर्जी के बेसिस पे, और 2 कौन से हुए, हेड ऑन एंड ऑब्लिक। वेलोसिटीज आर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब इस चैप्टर में 2 फॉर्मूले यूज होते हैं पूरे चैप्टर में, एक आपने अभी देख लिया ऑलरेडी, कौन सा, मोमेंटम मेथड। कोलिजन क्वेश्चन था क्या, तो यही होता है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी और कोलिजन बाद क्या निकालना होगा, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी होगी। तो जितने भी कोलिजन के क्वेश्चन होंगे सब में क्या यूज होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक चीज और होती है, लिखिए मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
लिख आता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये इसका क्या होता है, u1 है और ये जा रहा है कितनी स्पीड से, u2 से। हिट करने के बाद की स्पीड कितनी होगी, ये v1 हो गई और ये कितनी होगी आपकी v2 हिट करने के बाद, बिफोर वेलोसिटी से आफ्टर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, ये कांस्टेंट होता है ना, ये होता है velocity of separation upon velocity of approach। समझे? तो velocity of separation का मतलब कोलाइड करने के बाद यार ये रिलेटिव वेलोसिटी है। वेलोसिटी अप्रोच का मतलब पता क्या होता है, जिस वेलोसिटी से दो बॉडीज पास पास आ रही हैं, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का क्या मतलब होता है, जिस वेलोसिटी से दूर जा रही है। तो मुझे कोई बताएगा कि इनकी पास आने की वेलोसिटी क्या होगी, u1 माइनस u2। यार ऑब्वियस सी बात है कि u1 ज्यादा स्पीड से आ रहा होगा, वरना कोलिजन होगा क्यों, समझे? तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये u2 से जा रहा है, ये सिर्फ u1 से आ रहा है, एंड u1 मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, u2। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कितनी हुई बताओ, ये हो गई u1 माइनस u2। समझे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का क्या मतलब है, जब ये बॉल लड़ेगी यार तो आगे तेजी से भागेगी, v2 माइनस v1। ये v2 से जा रहा है तेजी से, ये कम से जा रहा है, बिल्कुल सही, v2 माइनस v1। तो भाई अगर ब्रॉडली देखा जाए तो भाई थ्योरी वही खत्म। इन्हीं पे सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आएंगे, पर अगर कोई पूछे कि यार कोलिजन की थ्योरी कितनी है, तो वो इतनी है बस। अब जो भी फॉर्मूले निकलेंगे ना, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, वो सब इन्हीं को यूज करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बनाएंगे। अब सोचो, अब ई के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, ई क्या होता है। ठीक है, तो ई को आपने क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये कांस्टेंट होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, सर दोनों हो सकते हैं ना, जैसे अभी v1 की डायरेक्शन भी इस साइड है। हाँ ये उल्टे कर देंगे, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो उल्टा कर देंगे। अभी क्वेश्चन कराएंगे ना, क्वेश्चन बताएंगे कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, अब ई का सीन पता क्या होता है, ई देखो, ई डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, ई डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, ई की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, हायर द एनर्जी लॉस लेसर विल बी वैल्यू ऑफ ई। लिख लो इसको, हायर द एनर्जी लॉस लेसर विल बी वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, और ई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, नोट करिए आप। ये मैं पहले भी कराया था, मैंने आपको एकेडमिक वाली क्लास पढ़ाई थी, पता नहीं किसी को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहां भी मैंने बताया था ई की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, किसी को नहीं याद आ रहा यार। ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, नोट करिए आप। अगर 1 हो गया बहुत बढ़िया, तो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। लिख लो, इफ ई इज 1, if E is 1, collision will be perfectly elastic. It depends on material property, अभी बता रहे हैं। If E is क्या 1, collision is perfectly elastic and there is no loss of energy, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, if E less than 1, लिखिए if E
इलास्टिक लिख लो। अच्छा परफेक्टली वर्ड बता दो, जस्ट रिमूव दिस परफेक्टली वर्ड। 4 भी आ रहे हैं, एक सेकंड अभी बताते हैं परफेक्टली नहीं लिखो। यार। दोनों वर्ड्स बुक में यूज होते हैं, कभी कभी इलास्टिक लिख देता है और कभी कभी क्या परफेक्ट इलास्टिक दे है सेम मीनिंग। तो कभी कभी मैं भी हो सकता परफेक्टली बोल दूं या सिर्फ इलास्टिक। क्या बोला मैंने आपको? इफ ई इज 1 देन कोलिजन विल बी क्या इलास्टिक एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। दोनों वर्ड एक होते हैं, ठीक है। इफ ई इज लेस देन 1, इफ ई इज less than 1 there will be loss of energy. If E is less than 1 there will be loss of energy. Collision कैसा हो जाएगा? Collision will be inelastic. Collision will be inelastic. समझे? और अगर ये 0 हो गया तो यार मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। देखिए if E is 0, if E is 0 there will be maximum loss of energy in the collision. There will be maximum loss of energy in the collision. Collision is said to be perfectly inelastic. अब मैंने आपको क्या बोला है? ई किस पे डिपेंड करता है? मेटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उसको समझने का तरीका ये है कि मान लो तुम्हारे पास एक ग्राउंड पे तुम क्या करो, बॉल्स को ड्रॉप कर दो। एक कॉस्को की बॉल ले आओ, ठीक है, एक लेदर की बॉल ले लो, एक मिट्टी की बॉल ले लो, मिट्टी की बना के, और एक क्रेजी बॉल आती है, तुमने खेला होगा बचपन में, उनको सबको ड्रॉप कर दो यहाँ पे, चारों को, ठीक है। तो जब वो रिबाउंड करेंगे तो क्या सेम हाइट तक रिबाउंड करेंगे? क्यों डिफरेंट हाइट तक रिबाउंड कर रहे हैं? यार तो मटेरियल अलग है ना। कुछ मटेरियल क्या है? कुछ मटेरियल हार्ड है, वो गिरने के बाद कंप्रेस होता है, फिर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है और दोबारा क्या करता है? ऊपर फेंक देता है। कुछ में क्या होता है? वो गिरने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के भरभरा जाता है, खत्म मटेरियल, है ना। तो जैसे आप मिट्टी की बॉल को ड्रॉप करो तो यहाँ पे तो क्या होगा? गिरेगी फिर उठेगी? गिरेगी यार, पूरा फैल जाएगी। कॉस्को की बॉल थोड़ा सा ऊपर आएगी, सबसे कम कौन उठेगा बताओ? मतलब मिट्टी की तो बिल्कुल गिर जाएगी, मिट्टी या सेरेमिक कुछ भी ले लो, उसके बाद हल्का सा लेदर की गिराओगे तो हल्का सा जंप मारेगी। उससे ज्यादा कौन जंप मारेगा? कॉस्को। उससे ज्यादा जंप कौन मारेगा? क्रेजी बॉल। तो सबका मटेरियल अलग अलग हो गया ना। तो क्रेजी बॉल क्यों ज्यादा जंप करके बताओ? उसने अपनी एनर्जी को क्या कर रखा होगा? जब गिरी होगी तो वो दबी होगी ऐसे, दबने में क्या होगा बताओ? कुछ एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई होगी और दोबारा से उसने एनर्जी को रिलीज कर दिया होगा स्प्रिंग की तरह, और बॉल कहाँ भाग गई होगी? ऊपर भाग गई होगी। अब मिट्टी में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी एनर्जी स्टोर करने की, वो गिरा और क्या हुआ? उसके मॉलिक्यूल्स लूजली बाउंडेड होते हैं, तो जैसे इंपैक्ट हुआ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? अरे अलग हो गया, सारा फैल गया, समझा। तो ये जो रिबाउंड करने की टेंडेंसी होती है किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल पे, है ना। कॉस्को की बॉल थोड़ा और वैसी होती है, वो और एनर्जी अपने स्टोर कर सकती है, बट क्रेजी बॉल से क्या कम। समझ गया? जो जितना ज्यादा रिबाउंड करेगा इसका मतलब उसका एनर्जी लॉस उतना ही कम हुआ ना यार। सबसे कम लॉस किसमें हुआ होगा? क्रेजी बॉल में एनर्जी लॉस सबसे कम हुआ, इसलिए वो लगभग नियरली जहां से आपने ड्रॉप किया उसका 70-80% तक आ जाता है। तो उसके लिए ई क्या होगा बताओ? क्रेजी बॉल के लिए ई क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना। और उससे कम किसके लिए होगा? कॉस्को की बॉल के लिए उससे कम, और जो मिट्टी की बॉल होगी उसके लिए बता दो 0 होगा। तो वो गिरा और सारी एनर्जी क्या हो गई? खत्म हो गई। अगर क्रेजी बॉल वहीं तक आ जाती, कहाँ तक? तो उसका बर्न हो जाता, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। कभी भी आप ड्रॉप कर लो, कुछ भी ले लो, सर को लगा तो ऊपर ही चली जाती है, अगर यहाँ से ड्रॉप करो ऊपर चली जाएगी। ड्रॉप नहीं, पटक दो तो ऊपर जाएगी, है ना। फोर्स कर पटक दो तो ऊपर जाएगी, ड्रॉप करने कभी नहीं जाएगी। ऐसा आपने ड्रॉप किया तो ऊपर चली गई तो एनर्जी वायलेशन नहीं हो जाएगा? या नीचे से उसको और एनर्जी दे दे, ऐसा तो होता नहीं। समझ गया? तो ये जो ई होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। नॉर्मली मटेरियल जितना हार्ड बाउंडेड होता है ना, जैसे 2 स्टील की बॉल्स ले लो, 2 स्टील की बॉल्स हो, उनको तुम लड़ा दो आपस में, तो वहाँ पे एनर्जी लॉस होता क्या होगा? बहुत कम होगा। तो मटेरियल जितना हार्ड होता है ना
उसका ई उतना ही क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होगा भाई। उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करने की, रिलीज करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टील की बॉल का, अगर दो स्टील की बॉल आपस में कोलाइड कर रही हैं तो वहाँ पे ई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जितना हार्ड मटेरियल होगा उसका ई उतना ही क्या होता है, ज़्यादा। और जितना मटेरियल सॉफ्ट होता जाएगा उतना ही कम। और गिरने के बाद मटेरियल ब्रेक हो गया तो 0। समझ गए ना। सेरेमिक की बॉल हो गई, मिट्टी की बॉल हो गई, सबका ही क्या हो जाएगा, 0। समझ गए। हाँ हाँ, मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ कि जो ई होता है वो दोनों का होता है। किसका, जो बॉल हिट कर रही है उसका मटेरियल और किसका, मतलब मान लो आगे बॉल कॉपर की जा रही, पीछे से एल्यूमिनियम की आ रही, तो उनका ई जो होगा दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। मैंने बताया ना कि अगर आप यहाँ पे भी क्या कर दो, पानी भर दो और मिट्टी दलदल सी कर दो और फिर किसी को भी ड्रॉप करो, सब क्या होंगे बताओ, अरे सब बैठ जाएंगे यार, तो सबका ई क्या हो जाएगा, सबका ई 0 हो जाएगा। तो सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता यार, किस पे, एक पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों के मटेरियल पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है कि सरफेस कितना हार्ड है और उसका मटेरियल कितना हार्ड है। सरफेस जितना एरिया, उसको मतलब कुछ नहीं, सबसे इंडिपेंडेंट है, समझे। जितना सरफेस हार्ड होगा और जितना बॉल हार्ड होगी उतना ही क्या होगा, आपका हाई होगा। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर उसके लिए क्या होगा, कम हो जाएगा। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। मैंने आपको जितनी कहानी बताई उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, जिसमें आपको समझा दिया कि होता है क्या है मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखो क्या सीन है। अब ये बात आप देखिए, ये मेन है। जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन होगा, U1 U2 गिवन होंगे और M1 M2। देखो क्वेश्चन की कहानी क्या होगी, आपको हर क्वेश्चन में U1 U2 एंड E, ये 3 वैल्यूज क्या होंगी, ये गिवन होगी। एक बॉल लेफ्ट से आ रही, राइट से आ रही, और मास में गिवन होंगे। M1 M2 भी आपको गिवन होगी, ये सब आपको गिवन होगा। निकालना क्या होगा फिर, V1 एंड V2 निकालना होगा। ये हमेशा आपको इन क्वेश्चन में टारगेट मिलेगा, फाइंड V1 एंड V2। कितने अननोन है, कितने कॉन्सेप्ट चाहिए, 2। पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, पहले लिखोगे M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना और एक को नेगेटिव। ठीक है, तो टेक राइट डायरेक्शन एज पॉजिटिव, चॉइस है तो हमारी चॉइस होती है ना, बट आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है, दूसरे को क्या, तो लिख लिया टेक राइट डायरेक्शन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और फिर 2 अननोन है तो यार दूसरा कॉन्सेप्ट क्या चलेगा बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोसिटी की इक्वेशन। बस इसमें भी क्या करना है आपको, पुट ऑल वैल्यूज विद साइन लिखना है। पहले हम राइट को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, फिर जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लिखो, जो पीछे आ रहा है उसको नेगेटिव। ये इक्वेशन यूज करोगे और लिख लिए हियर V1 V2 U1 एंड U2 मस्ट बी पुट विद साइन। अब बोलो क्या करना है, ड्रॉप किया, E1 कभी नहीं होगा, E कभी 1 नहीं होता है। E मतलब E1 होने मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी खत्म हो गया। जब भी इम्पैक्ट होता है हीट को तुम प्रोड्यूस होने से रोक नहीं सकते हो। कभी भी कोलिजन होगा तो हीट एयर मॉलिक्यूल्स दबेंगे, उनकी पोटेंशियल चेंज आएगा, और जब वो रिलीज होंगे तो उस एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे, वो अंदर कुछ ना कुछ उनको क्या करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ये कभी 1 हो ही नहीं सकता, वो हाइपोथेटिकल पड़ता है। ठीक, बम पे ड्रॉप कर दिया बॉल को, पॉइंट तक आना नहीं, तो बम ने भी तो एनर्जी दी होगी नीचे से ना कुछ, तो वहां पे उस बम पे भी कुछ लॉस हुआ एनर्जी का, हीट प्रोड्यूस हुई होगी ना। सोचो आप, दोनों की एनर्जी ना यार, बम की एनर्जी भी और किसकी, बॉल, दोनों पर सोचो। वहां भी कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, बॉल जाके लड़ेगी। हैमर से उस पे एंविल पे मारना शुरू करो तो हैमर भी हॉट हो जाता है और एंविल भी हॉट हो जाता है, एनर्जी लॉस हो गई होगा ना। दोनों की एनर्जी भाई, सिर्फ बॉल की एनर्जी नहीं। तुम क्या कह रहे हो,
तुम कह रहे हो सर एक नीचे से बम ऐसे आ रहा है, उस पर हम बॉल को छोड़ दें, बम उसको ऊपर तक फेंक देगा। कोई चीज मोड़ी हुई है ऐसे और फिक्स्ड है, जितनी फिक्स्ड है, बॉल ड्रॉप करी तो वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगी। उसी पॉइंट तक वापस आने में किसी ने नीचे से एनर्जी दी भी तो होगी, किसी ने एनर्जी दी होगी नीचे से, वरना कभी आएगी। कोई बॉल सीधे सरफेस पे गिरे तो तुम नीचे उसको थोड़ा सा धक्का मार दो तो क्या होगा, तब तो ऊपर तक आ जाएगी। अगर सरफेस रुका हुआ है तो बॉल कभी भी ऊपर नहीं आएगी, कुछ भी कर लो आपको, हाइट से हमेशा थोड़ी सी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, हाँ समझा नहीं क्या करोगे। हाँ भाई करते हैं। जंप नहीं कह रहा हूँ, बाउंस कह रहा हाँ बाउंस ही करते हैं। हूँ सॉलिड सरफेस पे। हाँ सॉलिड है। तो अच्छा एक सेकंड, चलिए देखो ये शुरुआत के क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी टॉपिक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे बन जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट जो लर्न करने वाले होते हैं ना, उस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, बाकी यही सब कहानी खत्म हो जाती है। देखो ये क्वेश्चन आप ढंग से सॉल्व कर दिए। दिस मास इज 2 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। दिस मास 1 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि ये आगे जा रहा है m 2 kg एंड दिस 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बॉल पीछे आ रही है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मास सेम 1 kg एंड डायरेक्शन इज 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे e की वैल्यू 1 है, यहाँ पे e की वैल्यू 0.5 है। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए, नोट करिए और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, दूसरे को सॉल्व करिए। देखिए वैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आपको कराया जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं मुझसे, इससे एक बार पहले लोग ट्राई करें, बाकी बच्चे देखें, है ना। सबसे यार मुझे आंसर नहीं याद है, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे तो वेरीफाई करना है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आप ये अज्यूम कर लीजिए कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2। सुन लो भाई, सारे बच्चे देख लें। चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे आंसर नहीं याद है, आप लोग सॉल्व कर लो, वेरीफाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन नोट नहीं कर, बस ये बॉल पीछे आ रही थी और E.5 कर दिया मैंने। देखो ये सारे बच्चे सुने, बट अभी अनुष्का आंसर नहीं पता, मुझे भी कंफर्म करते हैं। सबसे पहले क्या एज्यूम करोगे बताओ, अरे क्या एज्यूम करोगे कि दोनों पार्टिकल्स किधर जा रहे हैं, अपने आप एज्यूम मत करना लेफ्ट को, क्या एज्यूम करोगे हमेशा राइट। ऐसा हो कि बोलो ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, दोनों को राइट में एज्यूम करो। अगर आपका आंसर कोई भी उल्टा आएगा तो वो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, दोनों को राइट एज्यूम करना है, क्लियर। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये v1 से जा रहा है और ये, अब कितने कॉन्सेप्ट हैं, पहले लिखें मोमेंटम कंजर्वेशन, किसको पॉजिटिव लेना है बोलो, राइट को पॉजिटिव लो। बताओ इसके पास कितना मोमेंटम है, 2 × 4 8 प्लस इसके पास कितना है बोलो 2 × 1, इसके पास कितना मोमेंटम है mv1, इसके पास कितना है 1v2। इक्वेशन क्या बन रही है 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 10। हाँ यार पहले इसका मोमेंटम लिखा है mv, कितना हो गया, कोई डाउट। तो इसका मोमेंटम लिखा कितना, अरे 1 × 2 2, तो ये वेलोसिटी v1 है, कितना हो गया 2v1। वही तो बोला आपको, क्या बोला मैंने, वो गलती नहीं करना, क्या बोला मैंने, वेलोसिटी को क्या लेना है राइट ही लेना। आप पता नहीं कर पाओगे पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यार मान लो ये 100 kg का हो, ये 1 kg का हो, तो क्या होगा बताओ, इमेजिन करो 100 kg की बॉल भागती हुई आ रही है बहुत तेजी से, सामने 1 kg की बॉल है, तो क्या लड़के रिबाउंड करेगी, यू कैन नॉट जज, इसलिए हमेशा क्या लेना है राइट। तो 2v1 प्लस v2 कितना हो गया 10। भाई सारे बच्चे बताएं, इक्वेशन क्लियर सभी को,
कोई डाउट? अमन क्लियर? चलो अगली इक्वेशन क्या आपने बताइए आपको। अगली इक्वेशन ई की, देखो भाई ई की इक्वेशन क्या है? ई क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v2। तो शायद मैंने आपको e1 दे रखा था, e को पुट करो 1 इस v2 माइनस v1 अपॉन u1 कितना था भाई? 4 और u2 कितना था? 2। तो v2 माइनस v1 इज 2, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। देखिए आप लोग निकलेगा इक्वेशन आगे सेकंड करो, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं बताएं कि ये इक्वेशन को डाउट हो किसी को तो बताएं मुझे। ये ई की इक्वेशन है, ये मोमेंटम की। बहुत इजी क्वेश्चन है यार इसके। चलो कोई डाउट नहीं, अब इनको ऊपर नीचे लिखो, ठीक है? इनको ऊपर नीचे लिखिए। v2 माइनस v1 इज 2, so this is minus v1 and plus v2, this is equal to 2। हमेशा इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखना है और कोफिशिएंट्स को इक्वल मार के ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। लिख ली ऊपर नीचे इक्वेशन। अब क्या करें भाई बताओ? सर सब्ट्रैक्ट मार देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे वाली। ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों कैसे हो जाएगा? अभी मैंने इसको सब्ट्रैक्ट मार दिया, किसको? पहली इक्वेशन से दूसरे को सब्ट्रैक्ट मार दिया तो क्या हुआ बताओ? अरे v2 से v2 कट जाएगा ना यार। और ये कितना आएगा बताओ? 2v1 माइनस माइनस v1 कितना हो जाएगा? सबको समझ आ रही बात कि मैं 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इस v2 से v2 गया, ये 2v1 है और माइनस माइनस v1 कितना बन गया? 3v1। तो 3v1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो 3v1 की वैल्यू आ गई है 8। यहाँ से v1 कितना आ जाएगा? चलो काफी बच्चे बोले 8/3 आ रहा, तो मुझे v2 बता दो कितना है? 14/3। तो ठीक भाई, इन लोगों ने बोला है तो मैं v2 सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, किसी एक में वैल्यू पुट कर लो और v2 कितना आएगा? 14/3। तो बच्चा ऑनलाइन बैठे हैं, नहीं आ रहा तो मुझे बताएं। 8/3 एंड 14/3। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यार। इसका मास कितना था बताने आप लोग? 2 kg। स्पीड कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड। इसका मास कितना था? 1 kg। स्पीड कितनी थी? राइट साइड क्या है बोलिए? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड क्या है? नेगेटिव। कोलिजन बात क्या एज्यूम करना है? बॉल्स किधर जा रही है? राइट पे जा रही है, हमेशा आपको एज्यूम करना है। ये जा रही है कितनी? v1 से और ये v2 से। चलो मोमेंटम लिखते हैं पहले। इसका कितना होगा? 4 × 2 प्लस उसका कितना हो गया? 1 × -2। देखो यहाँ पर बच्चों ने गलती की होगी, नहीं दोनों 4 नहीं है, 4 भी अलग अलग है। ये 1 kg था, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा होगा। तो 4 × 2 प्लस 1 × -2 इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी किधर है? दोनों राइट में। दिस 2v1 प्लस 1v2 कितना आगे इक्वेशन बोलिए? 2v1 प्लस v2 is 6, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। ई कितना है बताइए आपको? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ई कितना है? 0.5 इज v2 माइनस v1 अपॉन 4 माइनस। इस इक्वेशन में भी आपको विद साइन पुट करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली इक्वेशन है, यहाँ भी आपको u1 u2 कैसे पुट करना है? विद साइन। तो पता चलेगा आपको कि 0.5 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन क्या? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v2 माइनस v1 कितना आएगा बताइए? ये क्वेश्चन। अब दोनों को ऊपर से लिखते हैं। 2v1 plus v2 is 6 and minus v1 plus v2 is 3। देखो ये वाले इक्वेशंस क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट मार दे तो v2 से v2 जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, v2 से v2 गया, 2v1 माइनस v1 कितना जाएगा? प्लस बन जाएगा, 3v1 बन जाएगा।
6 माइनस 3 आ जाएगा। तो भाई v1 की वैल्यू आ गई, और क्योंकि पॉजिटिव आई इसलिए जो मैंने एज्यूम कर रखा था वो कन्वेंशन पे फिट बैठा, तो कहाँ जाना होगा? चलो v1 कितना है तो सॉरी v2 कितना है? v2 कितना आ गया? मतलब उसकी डायरेक्शन पलट गई, किसकी? अब वो कहाँ जा रहा है बताओ? प्लस जा रहा है ना, प्लस का मतलब क्या हुआ? पहले कहाँ रहा था? समझ गए ना? तो उसकी डायरेक्शन पलट गई है, उधर जा रहा है, समझे? अगर ये हल्का होता ना कौन, या इसकी स्पीड कम होती तो हो सकता है ये वापस आ जाता, तो वो आप कभी जज नहीं कर पाओगे, वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसीलिए हमेशा क्या एज्यूम करते हैं कि दोनों बॉल्स कहाँ जा रही हैं? राइट पे जा रही है, ठीक है।